हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। ये हमारे MP टेट वर्ग 2 साइंस की क्लास है और ये हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हमने हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रह्मांड। तो छोटे छोटे से वीडियोस होते हैं, तो आपके 4 वीडियो हो चुके थे और ये हमारा 5वां वीडियो रहेगा और इसमें हम पढ़ेंगे तारे। ठीक है, तो आप सारे वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। आपको ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप आगे की चीज़ें जाने नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पहले आप बिल्कुल बेसिक से हमने आपको ब्रह्मांड कवर कराने का प्रयत्न किया था, तो आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में और देख लीजिए सारे वीडियो। इसके बाद आप इसे देखेंगे तो आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मांड वाला टॉपिक है वो आपके मैथ वाले बच्चों के लिए भी है और आपके साइंस में तो है ही। ठीक है, तो इससे आपका बहुत डीपली क्वेश्चन जा करके पूछ लेते हैं। तो यदि आप कंसेप्ट से और सारी चीज़ें समझते हुए पढ़ेंगे तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब आप कहेंगे ये तारे तारे के बारे में क्या पढ़ना, तारे सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बनता है कि तारे आखिर होते क्या हैं और तारे जो है इनका जीवन चक्र कैसे कैसे चलता है, इनका विकास कैसे होता है, इनकी मृत्यु क्या कैसे होती है और जो तारे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इनका कलर किस पर डिपेंड होता है। ये सारी चीज़ें जैसे आपसे पूछ लिया जीवाश्म तारा क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तारे यानी स्टार्स। तो आपको पता होगा कि जो सूर्य है हमारा वो क्या है, एक तारा है। ये तो सबको पता है सूर्य क्या है, हमारा एक तारा है। ठीक है, तो इसी तरह से कई तारे होते हैं, जैसे प्रैक्सिमा सेंचुरी हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा आपका ध्रुव तारा हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो तारे के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तारे किसके बने होते हैं, तो तारे गैस और धूल के कणों से मिलकर के बने होते हैं। अब आपको बता दें कि जो तारे हैं वो किससे बने होते हैं, गैस और धूल के कणों से मिलकर के बने होती हैं। तो सबसे पहले ये जो नोट्स हैं ये देखने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि आखिर तारा होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तारे के बारे में। तो सबसे पहले तारे क्या होते हैं, गैसों का और धूल कणों का क्या होते हैं, संयोग से बने होते हैं तारे। तो जब ये तारे बनते हैं तो प्रारंभ में जो गैसें होती हैं वो दूर दूर बिखरी पड़ी होती हैं, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये दूर दूर होती हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, विरल गैस कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो तारे में जो गैस होती है वो किस फॉर्म में होती है, विरल होती है या किस में। ठीक है, तो आपको बता दें विरल होती, मतलब दूर दूर इसके जो कण होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तारे क्या होते हैं, विरल गैस होते हैं। इसके बाद तारे जब मतलब इनमें क्या होता है, ये गैसें हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, इनमें क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है। तो ये जो कण होते हैं, धूल के कण या गैसें होती हैं, थोड़ी करीब आने लगती हैं और जब ये करीब आ जाती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है निहारिका। क्या कहा जाता है, निहारिका। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार, निहारिका। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं, नेबुला। तो ये आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले तारे तारे बनने से पहले क्या होते हैं, गैसों और धूल कणों का मिश्रण होते हैं और जो गैसें होती हैं वो विरल होती हैं, मतलब दूर दूर बिखरी पड़ी होती हैं। लेकिन ग्रेविटेशन के कारण जब ये गैसें और धूल के कण पास पास आते हैं तो इन्हें कहा जाता है निहारिका या नेबुला। ठीक है, अब आपको बता दें कि आपसे पूछेगा कि तारे तारे बनने से पहले क्या होते हैं, तो आपको बताना है नेबुला होते हैं, मतलब निहारिका होती है। आपका यदि गैस पूछता है किस फॉर्म में तो आपको विरल बताना है, वरना वो हमसे नहीं पूछता है। ठीक है, तो नेबुला आप समझ चुके होंगे। और जब ये पास पास आ जाती हैं गैस और धूल के कण तो इसे हम क्या कह देते हैं, नेबुला कह देते हैं। और जब ये बहुत ही पास में सट जाते हैं एक दूसरे से तो ये जो निहारिका, मतलब जो गैस के या धूल के बादल होते हैं, इसी को गैस या धूल के बादल कहा जाता है। ठीक है, या गैस का मतलब धुंध भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। तो जब इनमें बहुत ही करीब मतलब एक दूसरे से आ जाते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं और जलने लगते हैं। तो क्या हो जाता है, तारा मतलब सबसे पहले यहाँ ये निहारिका फॉर्म में था और निहारिका से फिर क्या बन जाता है, आपका तारा बन जाता है। और तारा जब मतलब ये बहुत सटीक मतलब पास में आ जाती हैं तो इनमें आग लग जाती है, आग पकड़ लेते हैं और इनमें क्या हो जाता है, रोशनी भी आ जाती है और यहाँ पर आग भी लग जाती है, मतलब टेम्परेचर भी है इसमें और ऊष्मा ऊर्जा भी आ जाती है। तो आपको पता होगा कि जो तारे होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, तो जिनके पास स्वयं का ऊर्जा हो और स्वयं का प्रकाश हो वो तारे कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके तारे कहलाते हैं। तो इस तरीके से तारे बनते हैं। ठीक है, तो जब ये तारा बन जाता है और जब ये आग पकड़ लेता है, आपको बता दें जब ये तारा बनता है और आग पकड़ लेता है तो एक समय ऐसा आता है कि इसमें विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है, लाल दाना। और जब ये आग पकड़ता है तो इसमें क्या हो जाता है, जो लाल कलर का लाल दाना तारा बनता है इसे क्या कहते हैं हम,
रेड जायंट, लाल दानव तारा, ठीक है। जब ये आग पकड़ लेता है तो इसे लाल दानव तारा कहते हैं, ठीक। अब ये जो लाल दानव तारा है इसमें क्या होता है, आपके तारे के अंदर जो है ईंधन होता है। अब आप कहेंगे ईंधन क्या होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। तो जो तारा है उसमें ये ईंधन होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो ये भी अभी हम देख लेंगे कि नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो ये जो लाल दानव तारा है जब ये आग पकड़ लेता है तो क्या हो जाता है, इसका जो ईंधन है 90% क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, 90% ईंधन खत्म हो जाता है लाल दानव तारे में। और फिर इससे दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। फिर ये जो लाल दानव तारा है इसका आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है और इससे दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर ये लाल दानव तारा या तो बनता है आपका श्वेत वामन तारा या फिर बन जाता है आपका अभिनव तारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लाल दानव तारे से दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या, यदि सूर्य, अब यहाँ पर सूर्य से बात की जाती है कि जो तारे सूर्य से छोटे होंगे वो तो श्वेत वामन तारे बनेंगे, और जो तारे सूर्य से बड़े होते हैं वो अभिनव तारा बनते हैं। अब जो अभिनव तारा है इसमें भी विस्फोट होता है और फिर चार स्थितियां बन जाती हैं। इससे न्यूट्रॉन तारा बनता है, ठीक है, पल्सर बनता है, क्वेसर बनता है और अंत में आपका क्या बनता है, ब्लैक होल बनता है, ठीक है। और जो श्वेत वामन तारा है इसमें क्या होता है, यहाँ 90% ईंधन तो यहाँ खत्म हो जाता है। और जो तारे सूर्य से छोटे होते हैं, अब एक होती है चंद्रशेखर सीमा, तो सूर्य के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है तारे का जीवन चक्र। तो 1.44 आपकी चंद्रशेखर सीमा होती है, तो इसे हम लगभग 1.5 गुना मान के चलते हैं। तो जो तारे सूर्य से 1.5 गुना छोटे होते हैं वो श्वेत वामन तारे का रूप ले लेते हैं। और यहाँ जो ईंधन है वो 95% खत्म हो जाता है, केवल 5% बचता है। तो इसी श्वेत वामन तारे को जीवाश्म तारा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा सा चमकता हुआ दिखाई देता है। मतलब इसके अंत स्थिति के पहले की स्थिति मानी जाती है कि ये थोड़ा सा चमकेगा। तो आपसे पूछेगा कि जो जीवाश्म तारा है वो किसे कहा जाता है, तो श्वेत वामन तारे को। जब इसका पूरा 100% ईंधन खत्म हो जाता है तो ये बन जाता है फिर ब्लैक, क्या बन जाता है आपका, ब्लैक तारा, ठीक है। तो ये ब्लैक तारा होता है। और ब्लैक होल बाद में यहाँ अभिनव तारे में विस्फोट से बनता है। तो आपको याद हो चुका होगा कि तारा सबसे पहले क्या होता है, विरल गैसों का गोला होता है। और जब ये गैसें पास पास आ जाती हैं तो उससे क्या बन जाता है आपका, उससे नेहारिका नेबुला बनता है। और नेबुला के बाद में आपका क्या बनता है, तारा बनता है। और तारे में एक समय जो भी है आपके ब्रह्मांड में उसका अंत तो निश्चित है, तो उसी तरीके से आपके तारे का अंत होता है। और तारे का जब अंत होता है तो ये जो तारा होता है वो क्या, आग पकड़ लेता है। तो आपको पता होगा कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश और रोशनी होती है वो तारे कहलाते हैं। तो तारा जब आग पकड़ लेता है तो वो लाल दानव का रूप ले लेता है। और लाल दानव तारे का क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे फिर दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, एक तो ये श्वेत वामन तारे में बदलता है और एक अभिनव तारे में बदलता है, ठीक है। अब जो यदि ये सूर्य से छोटा है तो श्वेत वामन तारा बनेगा, और यदि सूर्य से बड़ा है, 1.44 गुना बड़ा है या 1.5 गुना ऐसे कहेंगे, चंद्रशेखर सीमा होती है, तो वो अभिनव तारा बनता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि श्वेत वामन तारा तारे के जीवन अंत के पहले का समय होता है। इसमें थोड़ा चमकता हुआ दिखाई देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब तारे का पूरा ईंधन खत्म हो जाता है तो वो काला बन जाता है, मतलब काला हो जाता है। अब हम देख लेते हैं जो अभिनव तारा है। अभिनव तारे से 4 स्थितियाँ आपकी उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछते हैं अभिनव तारा, ठीक है। तो ये अभिनव तारा जो होता है ये सूर्य से बड़े होते हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो इनमें विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट होता है इस तारे में। और विस्फोट से इससे 4 स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो जब विस्फोट होता है तारे में तो जो बड़ा टुकड़ा बचता है तो उससे बन जाता है आपका न्यूट्रॉन तारा। क्या, न्यूट्रॉन। इसके बाद यदि छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं तो वो बनते हैं आपके पल्सर और क्वेसर। क्या बनते हैं, पल्सर और क्वेसर। और बिल्कुल ही छोटा, जब बिल्कुल छोटा सा कण टूट कर अलग होता है तो वो बन जाता है आपका ब्लैक होल। क्या बन जाता है, ब्लैक होल। इतना आपको याद रखना है। तो अब आपसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो मरे हुए तारे होते हैं, सबसे ज़्यादा घूर्णन किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तेज़ गति से कौन घूमते हैं, तो वो आपके पल्सर और क्वेसर घूमते हैं, ठीक है। ये याद रखिए। और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता, ये भी याद रखिए। तो अभिनव तारे के विस्फोट से 4 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जो टुकड़ा तारे का बड़ा होता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। जो छोटे
टुकड़े बचते हैं उन्हें पल्सर और क्वेसर कहते हैं। और बिल्कुल ही छोटा जो टुकड़ा बच जाता है टूट करके उसे ब्लैक होल कहते हैं। अब ये ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल को आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो जो आपका ब्लैक होल है क्या है, बस आपको समझना है, फिर नोट्स आप एक बार पढ़ेंगे तो आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और तारा समझना ज़रूरी है, जब तक आप तारे को नहीं समझे रहेंगे तो आप सूर्य के बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि सूर्य स्वयं एक तारा है, ठीक है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे ये सूर्य बना है, कैसे उसका अंत होगा, ठीक है। तो जो ब्लैक होल है क्या है, ब्लैक होल, आपको एक बात बताना भूल गए, जो आपका लाल दानव तारा है ऐसी स्थिति हमारे सूर्य के साथ भी बनने वाली है और 5 अरब वर्षों के बाद हमारा सूर्य का भी अंत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल क्या कहलाता है, तो ब्लैक होल बहुत ही छोटे आकार का मरा हुआ तारा होता है, ठीक है। और इसका सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, जितना छोटा होता है ये बहुत सिकुड़ता हुआ चला जाता है। और जब ये सिकुड़ता है तो इसका क्या हो जाता है, जो घनत्व होता है, डेंसिटी बहुत अधिक होती है। और इसकी मुख्य विशेषता होती है ब्लैक होल की कि यदि इसके पास में प्रकाश जाता है तो ये उसको भी आर पार नहीं जाने देता है, बहुत ही मतलब छोटा होता है। और जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये कोई रिफ्लेक्ट नहीं देता है, तो ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो इसे ब्लैक होल कहा जाता है। और यदि आपसे पूछता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, तो वो ब्लैक होल का होता है। और ये इतना भारी होता है, ये कण बहुत ही भारी होता है, ठीक है, क्योंकि इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। यदि बात करें इसकी 1 चम्मच मिट्टी यदि हम उठा करके लेंगे तो 10 हाथियों के वजन की होगी 1 चम्मच मिट्टी। तो आप बताइए फिर पूरा ब्लैक होल कितना भारी होगा, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ चुकी होंगी। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जो तारे होते हैं वो तारे बनने से पहले क्या होते हैं, विरल गैस होती हैं, ठीक है, मतलब दूर दूर बिखरे हुए गैस के कण, धूल के कण होते हैं। जब इनमें ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ये पास पास में आ जाती हैं गैसें और धूल के कण, तो ये क्या बन जाती हैं, निहारिका, इसी को नेबुला कहा जाता है। फिर नेबुला से क्या बन जाता है, आपका तारा बनता है। और जो जीवन जिसका है उसका अंत जरूर होना है। तो जब तारे का अंत होता है और जब ये गैसें बहुत ही पास सट जाती हैं एक दूसरे से, तो ये क्या बन जाती हैं आपकी, इसमें क्या हो जाता है, ये आग पकड़ लेता है। और आग पकड़ता है तो इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न हो जाती है और लाइट भी आ जाती है। तो आपको पता होगा तारे जिनमें स्वयं का ऊर्जा और लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। तो जब ये आग पकड़ लेते हैं तो इसी को लाल दानव तारा कहा जाता है। लाल दानव तारे से 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। जो तारे सूर्य से बड़े होते हैं वो अभिनव तारे बनते हैं, जो छोटे होते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, आपके श्वेत वामन तारे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्लैक होल बता दिया, न्यूट्रॉन बता दिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा नोट्स पर कि क्या है, ठीक है। यदि आपने इतना समझ लिया तो आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्या दिया है, तारे गैस और धूल के कण से मिलकर के बने होते हैं। तारा बनने से पहले गैसों का क्या होते हैं, गोला, जिसी को हम क्या कहते हैं, बहुत दूर दूर बिखरे होते हैं, तो विरल गैस कहते हैं, हमने देख लिया, ठीक है। अब जो विरल गैसें हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण बहुत करीब आने लगती हैं। और जब बहुत करीब आ जाती हैं तो इसी को निहारिका नेबुला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निहारिका नेबुला। तो ये क्या है, मतलब ये आपकी डेफिनेशन के फॉर्म में है कि एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो धूल कणों। अब आपसे पूछेगा कि जो तारे हैं वो तारे बनने से पहले क्या होते हैं। यदि ऑप्शन में निहारिका दिया तो फिर तो राइट है, और यदि नहीं दिया तो दिया होगा आपके ऑप्शन में गैसों का धुंध, गैसों का गोला या बादल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। नेक्स्ट है सबसे एक इसका उदाहरण है निहारिका का, ओरियन नेबुला, ठीक है, या ओरियन निहारिका। तो यह हमारी आकाशगंगा की सबसे ठंडी या सबसे शीतल गैसों का बादल होता है, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार जब एक धूल कण बहुत मतलब सट जाती है एक दूसरे से तो क्या हो जाती है, आग पकड़ लेती हैं और क्या बन जाती हैं, तारे बन जाती हैं। अब एक यहाँ पॉइंट दिया है, सुपर क्लस्टर क्या होते हैं, या सरस्वती जिसे हिंदी में कहते हैं। तो आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर। अब आपसे पूछेगा कि जो सुपर क्लस्टर होता है इसमें कितनी आकाश गंगाएं होती हैं, तो यहाँ तो समूह कह दिया, तो आपको बता दें कि इसमें 3 आकाश गंगाएं होती हैं। नेक्स्ट है नाभिकीय अभिक्रिया। अब ये क्यों पढ़ना है, तो क्योंकि आपका जो तारा है, तारे के अंदर ईंधन होता है। तो ईंधन हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है, किस क्रिया के द्वारा, आपकी नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो ये जाने रहेंगे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाभिकीय अभिक्रिया में एक होती है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, और एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होती है, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो जब एक भारी नाभिक 2 भागों में टूटता है तो उसे नाभिकीय विखंडन मान के चलिए। एक
हमारा अणु है और जब ये टूटता है तो ये दो फॉर्म में टूटता है, मतलब दो चीज़ें बन जाती हैं यहाँ पर। तो ये नाभिकीय विखंडन। अब आपसे पूछता नाभिकीय विखंडन का उदाहरण क्या है, तो जितनी भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो परमाणु संयंत्र के द्वारा, ये नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। और दूसरा परमाणु बम, ये भी किसका उदाहरण है, नाभिकीय विखंडन का। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन। इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक हल्के नाभिक, मतलब इसमें दो नाभिक संयुक्त होकर एक बड़ा नाभिक, भारी नाभिक बनाते हैं और यही कहलाता है हमारा क्या, नाभिकीय संलयन जो होता है तारे में पाया जाता है। तो इसका उदाहरण सूर्य, सूर्य एक तारा है तो इसमें नाभिकीय संलयन होगा और तारों में भी नाभिकीय संलयन होता है। अब तारों के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए कि तारे ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार स्वयं के प्रकाश से और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो हमने अभी देखा कैसे ये ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तारों में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। तारों का निर्माण ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के मेघों में परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपके पेडागोजी के रूप में कि तारे के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है। ठीक है, अब तारे की संरचना आपको याद रखनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ईंधन के रूप में। तो तारे में 70% तो आपका हाइड्रोजन होता है, 28% आपका हीलियम होता है और अन्य गैसें 2% होती हैं, जैसे कार्बन हो गया। ठीक है, तो 2% होती हैं। उदाहरण क्या है आपकी तारों की, तो जैसे सूर्य एक तारा है, ध्रुव एक तारा है, प्रेक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो हमारी सबसे नज़दीकी तारा माना जाता है सूर्य के। ठीक है, नेक्स्ट है सभी तारे ध्रुव तारे को छोड़ करके पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, लेकिन जो ध्रुव तारा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है तारे से संबंधित। अब देख लेते हैं चंद्रशेखर सीमा क्या कहलाती है। तो जब चंद्रशेखर सीमा किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान, तो आपको बस ये याद रखना है 1.44। और ये आपको बता दिया कि जो तारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना छोटे होते हैं वो श्वेत वामन तारे बनते हैं और जो बड़े होते वो अभिनव तारे बनते हैं सूर्य से। ठीक है, और ये अभिनव तारे 4 स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, न्यूट्रॉन, इसके बाद आपका क्वेसर, पल्सर और ब्लैक होल। तो देख लेते हैं पूरा मतलब कहानी दी गई है तारे के जीवन चक्र विकास की। तो किसी तारे का जीवन चक्र आकाश गंगाओं में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संघनन से प्रारंभ होता है, जो छोटे छोटे घने बादलों का रूप धारण कर लेता है। ये बादल स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ता चला जाता है और एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो गैसें इस विशाल बादल को तारों में परिवर्तित कर देती हैं। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड तारा या आद्य तारा कहलाता है। आदि तारे के सिकुड़ने पर गैसों के बादल में परमाणुओं की टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उसका भार भी बढ़ जाता है। सिकुड़ने की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष चलती रहती है। इस दौरान आंतरिक ताप, मतलब ये जो तारा है हमने आसान सी भाषा में समझ लिया, ये प्रक्रिया कई वर्षों चलती है। ठीक है, और यह अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, अभी आपको बता दिया था। तारे के जीवन का अंतिम चरण तो वही बात है कि जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो इसकी बाहरी सतह फूलने लगती है, ईंधन कम होता है तो फूलने लगती है और वो क्या बन जाता है, आपका लाल दानव तारा बन जाता है। ठीक है, तो लाल हो जाता है और यही तारे के अंतिम समय की पहली निशानी मानी जाती है। क्या मतलब, यहाँ पर 90% आपका ईंधन खत्म हो जाता है और 95% होता है श्वेत वामन तारे में। ठीक है, तो लाल दानव का रूप ले लेता है। हमारा सूर्य भी आगामी 5 वर्षों में, अरब वर्षों में क्या होगा, लाल दानव तारा बन जाएगा, ऐसी संभावना बताई गई है। लाल दानव चरण के बाद तारे में 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या तो वह श्वेत वामन में बदलता है या फिर अभिनय तारे में। श्वेत वामन में कौन बदलेगा, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम होगा, मतलब 1.44 गुना से कम होगा, वो श्वेत वामन बनेगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य द्रव्यमान के बराबर है तो श्वेत वामन, वही बात कही गई है यहाँ, और विस्फोटक बनता है। और इसमें न्यूट्रॉन तारे की बात आपको यदि बुक्स में पढ़ेंगे तो यहाँ अभिनव नाम दे करके आपका न्यूट्रॉन तारा दे दिया जाता है, तो याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि जो मतलब हमारे तारे होते हैं, लाल दानव तारा जो बनता है तो उसका भविष्य द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो इतनी चीज़ें आपको तारे के जीवन विकास के बारे में याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं तारे जो हैं इनका जो रंग है वो किस पर डिपेंड होता है। तो तारों का रंग जो होता है वो उसके पृष्ठ किस पर, पृष्ठ तापमान पर निर्भर होता है। ये आपको याद रखना है, किस पर, पृष्ठ तापमान पर। यदि आपसे पूछता है कि तारे को मतलब जो रंग होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, तो आपको पृष्ठ तनाव नहीं बताना, क्या, पृष्ठ तापमान पर। अब जो तारे हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी, तो एक तो होता है आपका लाल तारा, ठीक है, एक होता है आपका वाइट तारा, सफ़ेद तारा, और एक होता है नीला तारा, नीला तारा। ठीक है, क्या होता है, एक होता है आपका नीला तारा। तो अब आपसे पूछेगा कि इसे हम कैसे बताएंगे कि ये नीला है या लाल है या सफ़ेद है। तो जिसका पृष्ठ का तापमान, जिस तारे का पृष्ठ तापमान
सबसे अधिक होता है, कितना, बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नीले रंग का होता है। ठीक है, जिसका मतलब सबसे कम होता है वो होता है लाल दानव, सॉरी लाल तारा, दानव नहीं लाल तारा। ठीक है, और जिसका मीडियम होता है पृष्ठ तापमान जिस तारे का, वो सफ़ेद तारा कहलाता है। ठीक है, आपने रात्रि में देखे होंगे तारे नीले दिखाई देते हैं, मतलब इनका जो पृष्ठ का तापमान है वो सर्वाधिक होता है, तो वो नीले। ठीक है, सबसे कम लाल और सबसे मतलब मीडियम की बात करें तो वो सफ़ेद। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि जो तारे हैं उनका रंग किस पर निर्भर करता है, तो वो करता है पृष्ठ तापमान पर तारों की। ठीक है, अब रहा तारामंडल। तो तारामंडल की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सूर्य अर्थात हमारे सौर मंडल के बारे में। तो सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है, आपके ग्रह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, इसीलिए रेगुलर क्लास नहीं दे पाते हैं, और आपको जितना भी मैटर देंगे बहुत ही अच्छा मैटर देंगे, और आप स्वयं से भी बहुत ज़्यादा तैयारी करें क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।